हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरू राठौड़ फ्री क्लासेस में। तो आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 समकालीन विषयों में सुरक्षा। तो ये हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले आता है सुरक्षा का अर्थ। हम सुरक्षा को समझते हैं कि सुरक्षा है क्या। यहाँ पर सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी, परंतु केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन में केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। जैसे सुरक्षा की धारणाएं देखेंगे हम। सुरक्षा की धारणाएं हैं पारंपरिक और गैर पारंपरिक। तो पारंपरिक में आती है बाह्य खतरा। बाह्य खतरा होता है सैन्य हमला, जनसंहार, शक्ति संतुलन, गठबंधन और सशस्त्रीकरण। ये जो है बाह्य खतरे में आते हैं। और उसके बाद है आंतरिक खतरा। आंतरिक खतरे में कानून व्यवस्था, अलगाववाद और गृह युद्ध आते हैं। और उसके बाद आता है गैर पारंपरिक धारणा। तो मानवता की सुरक्षा व्यापक अर्थ में भूखा, महामारी और प्राकृतिक विपदा से सुरक्षा, यह आता मानवता की सुरक्षा में। और उसके बाद है विश्व सुरक्षा। विश्व सुरक्षा में आती है नवीन चुनौतियों, आतंकवाद, बीमारियों, जलवायु संकट से सुरक्षा शामिल है। उसके बाद आता है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, बाहरी सुरक्षा। इस धारणा से हमारा तात्पर्य राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। उसके बाद आता है सुरक्षा के पारंपरिक धारणा, आंतरिक सुरक्षा। तो इस धारणा से हमारा तात्पर्य देश के भीतर अंदरूनी खतरों से, जिसमें आपसी लड़ाइयाँ, गृह युद्ध, सरकार के प्रति असंतुष्टि। ये सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर करता है। इसमें अपने ही देश के लोगों से खतरा होता है। उसके बाद आता है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। तो सुरक्षा के पारंपरिक अपारंपरिक धारणा। तो सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा में उन खतरों को शामिल किया जाता है जो किसी एक देश से नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा है और इनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे खतरे जो कि मानव जाति के लिए खतरनाक है। अब मानव जाति के लिए कौन कौन से खतरे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, निर्धनता, महामारी, आतंकवाद, शरणार्थियों की समस्या और बढ़ती हुई जनसंख्या। तो ये मानव खतरे में आते हैं। और उसके बाद गैर पारंपरिक धारणाएं हैं। सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणाएं सैन्य खतरों से परे जाती है, जिनमें मानव अस्तित्व की स्थिति को प्रभावित करने वाले खतरों और खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सुरक्षा के गैर पारंपरिक विचारों को मानव सुरक्षा या वैश्विक सुरक्षा कहा गया है। मानव सुरक्षा से हमारा मतलब है कि राज्यों की सुरक्षा से ज्यादा लोगों की सुरक्षा। मानव सुरक्षा की संकीर्ण अवधारणा के समर्थकों ने व्यक्तियों को हिंसक खतरों पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरी ओर मानव सुरक्षा के व्यापक अवधारणा के समर्थकों का तर्क है कि खतरे के एजेंडे में भूख और बीमारी और प्राकृतिक आपदा शामिल होनी चाहिए। वैश्विक सुरक्षा का विचार 1990 के दशक में ग्लोबल वार्मिंग, एड्स और इतने पर जैसे खतरों की वैश्विक प्रकृति में जवाब में उभरा। किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में विकल्प, बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं: आत्मसमर्पण करना, या दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, अथवा युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने के बजाय या युद्ध थम जाए तो अपनी रक्षा करना। हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब न हो सके और पीछे हट जाए और हमलावर को पराजित कर देना। उसके बाद आता है अवरोध। अवरोध क्या होता है तो ये हम जानते हैं। अवरोध होता है युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अवरोध कहा जाता है। उसके बाद आती है रक्षा। युद्ध को सीमित रखने
अथवा उसे समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। उसके बाद आता है पारंपरिक सुरक्षा नीति के तत्व, तो शक्ति संतुलन और गठबंधन बनाना। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले शक्ति संतुलन। कोई देश अपने ऊपर होने वाले संभावित युद्ध या किसी अन्य खतरों के प्रति सदैव संवेदनशील रहता है। वह कई तरीकों से निर्णय अथवा शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। अपने ऊपर खतरे वाले देश से शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए वह अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता है, आर्थिक और प्रौद्योगिक शक्ति को बढ़ाता है और मित्र देशों से ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए संधियां करता है। और दूसरा है गठबंधन बनाना। तो गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने अथवा उसे रक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है और ऐसे गठबंधन को यह बात अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाते हैं। और आगे है गठबंधन का आधार। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाते हैं और गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदल जाने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। उसके बाद आता है एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां। तो एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले दो मायनों में विशिष्ट थी। एक तो इन देशों में अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका थी, दूसरे इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता थी। उसके बाद आता है सुरक्षा की परंपरागत धारणा में युद्ध नीति। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। इसमें न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का ही परवर्ती विस्तार है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए और उद्धृत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को न मारे और सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो और उसे एक सीमा तक हिंसा का सहारा लेना चाहिए। और सुरक्षा की परंपरागत धारणा इस संभावना से इनकार नहीं करती कि देशों के बीच एक रूप में सहयोग हो। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है निःशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली। उसके बाद आता है खतरे के स्रोत। तो खतरों के कुछ नए स्रोत सामने आए जिनके बारे में दुनिया काफी हद तक चिंतित है। इनमें आतंकवाद, मानवाधिकार, वैश्विक गरीबी, पलायन और स्वास्थ्य महामारी शामिल है। आतंकवाद राजनीति हिंसा को संदर्भित करता है जो नागरिकों को जानबूझकर और अंधाधुंध निशाना बनाता है। मानवाधिकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला राजनीतिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा उपनिवेशित लोगों का अधिकार। एक अन्य प्रकार की है सुरक्षा वैश्विक गरीबी है। अमीर राज्य अमीर हो रहे हैं जबकि गरीब राज्य गरीब हो रहे हैं। दक्षिण में गरीबी ने भी उत्तर में बेहतर जीवन, विशेषकर बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर पलायन किया है। स्वास्थ्य महामारी जैसे HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम और सार्स प्रवासन के माध्यम से देशों में बढ़ रहे हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा की अवधारणा के विस्तार का मतलब सब कुछ शामिल करना नहीं है। सुरक्षा समस्या के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक समस्या को न्यूनतम सामान्य मानदंड साझा करना चाहिए। सहयोग मूलक रक्षा, ये देखते हैं सहयोग मूलक रक्षा। सुरक्षा के कुछ मुद्दों से निपटने के लिए सैन्य टकराव के बजाय सहयोग की आवश्यकता होती है। आतंकवाद से निपटने के लिए सैन्य मदद ली जा सकती है लेकिन गरीबी, पलायन आदि मुद्दों से निपटने के लिए इसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी रणनीतियों को तैयार करना महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल होता है जो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महाद्वीप या वैश्विक हो जाते हैं। सहकारी सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के अन्य खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं लेकिन सहकारी सुरक्षा भी अंतिम उपाय के रूप में बल के उपयोग को शामिल कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तानाशाही से निपटने के लिए बल के उपयोग को मंजूरी देनी पड़ सकती है। उसके बाद आती है भारत की सुरक्षा रणनीति।
तो भारत की सुरक्षा रणनीति 4 व्यापक घटकों पर निर्भर करती है। पहला है सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना, और भारत की सुरक्षा रणनीति का पहला घटक है क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों के साथ संघर्षों में शामिल रहा है। उसके बाद है दूसरा, भारत की सुरक्षा रणनीति का दूसरा घटक अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना है। और तीसरा है भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा महत्वपूर्ण घटक देश के भीतर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। और चौथा घटक अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित करना है कि नागरिकों का विशाल जन समूह गरीबी और दुख से बाहर निकल जाए। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नोट है। तो सबसे पहले आता है हथियार नियंत्रण। तो यह हथियार के अधिग्रहण को नियंत्रित करता है। उसके बाद आता है निशस्त्रीकरण, यह सामूहिक विनाश से बचने के लिए कुछ प्रकार के हथियारों को छोड़ने के लिए कहता है। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक प्रक्रिया जिसमें विभिन्न देश अपने सैन्य योजनाओं के बारे में एक देश दूसरे को सूचित करके प्रतिद्वंदी देशों के साथ विचार और जानकारी साझा करते हैं। उसके बाद है वैश्विक गरीबी। तो यह देश को कम आय और कम आर्थिक विकास से पीड़ित होने के लिए संदर्भित करता है, जिसे कम से कम विकसित या विकासशील देशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद आता है पांचवा, प्रवासन। तो यह कुछ विशेष कारणों से एक राज्य से दूसरे राज्य में मानव संसाधनों की आवाजाही है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।